गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की बिजनेस स्टडी की क्लास में बच्चों हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, माने सार्वजनिक एवं निजी उपक्रम में अंतर क्या है, ये हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। बच्चों, इस पूरी यूनिट में हमने सबसे पहले निजी उपक्रमों के बारे में हमने पढ़ा कि निजी उपक्रमों का क्या अभिप्राय है, क्या उनकी विशेषताएं हैं और कौन कौन से स्वरूप हैं, प्रारूप हैं जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे कि हमने एकल स्वामित्व के बारे में पढ़ा, हमने साझेदारी के बारे में पढ़ा, हमने कंपनी के बारे में पढ़ा। उसी प्रकार से हमने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस माने जो सार्वजनिक उपक्रम किसे कहते हैं हमने पढ़ा। उसमें सरकार का स्वामित्व होता है और उसमें हमने जो है विभागीय उपक्रम को पढ़ा, हमने सार्वजनिक निगम के बारे में पढ़ा और हमने सरकारी कंपनी के बारे में पढ़ा। और आज बच्चों हम उन्हीं के बीच में जो पब्लिक सेक्टर में एंटरप्राइजेस आते हैं, एकल स्वामित्व, साझेदारी वगैरह, और जो हमारे जो है पब्लिक सेक्टर में हमारे आते हैं सार्वजनिक निगम, हमारे विभागीय उपक्रम और सरकारी कंपनी, तो इन दोनों में क्या अंतर है ये आज की वीडियो में हम जो है क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा बच्चों अंतर का मैंने कल भी आपको बताया था कि टेबल जब भी आप बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको डिफरेंस करने हैं किन्हीं आइटम्स के बीच में तो हम इस तरह से टेबल का सहारा लेंगे। पहले अंतर के आधार होंगे, उसके बाद जिन जिन के बीच में भी आप डिफरेंस करने वाले हैं उनको आप मेंशन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो अंतर का आधार है वो उद्देश्य है। माने उद्देश्य के आधार पे हम देखने वाले हैं कि सार्वजनिक उपक्रम जो हमारे हैं उनके क्या उद्देश्य है और हमारे निजी जो उपक्रमों के क्या उद्देश्य होते हैं। हम सभी जानते हैं कि सार्वजनिक उपक्रम माने सरकार ने स्थापित किए हैं, इसलिए उसका उद्देश्य क्या है, सेवाएं प्रदान करना। किसको सेवाएं प्रदान करना बच्चों? लोगों को सेवाएं प्रदान करना, सर्वजन को, सभी लोगों को सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। माने सरकारी क्षेत्र में जो भी हमारे उपक्रम खोले जाते हैं उसका जो सबसे प्रथम उद्देश्य है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि पब्लिक को सर्विस पहुंचाई दी जाए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया जाए। जबकि अगर हम निजी उपक्रमों की बात करें, चाहे वो हमारी साझेदारी है, चाहे वो हमारी जो है कंपनी है, चाहे वो हमारी जो है एकाकी व्यवसाय है, उन सभी का जो उद्देश्य है वो क्या है, लाभ कमाना। माने अगर जहां पे लाभ नहीं होता है वहां पे वो कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्वामित्व, माने स्वामी कौन है, पूंजी किसकी लगी होती है, पैसा किसका लगा होता है। सार्वजनिक उपक्रमों में या तो पूरा का पूरा पैसा पूर्णतः अथवा अधिकांश सरकारी, या तो पूरा का पूरा पैसा सरकार लगाती है। सरकार हमारी केंद्रीय सरकार भी हो सकती है या राज्य सरकार भी हो सकती है, और या फिर अधिकांश पैसा हमारे जो है 51% या उससे ज्यादा पैसा सरकार लगा सकती है। तो स्वामित्व किसका हुआ यहाँ पे, सरकार का स्वामित्व होता है ज्यादातर। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें पूर्णतः किस किस में होता है हमारा, जो हमारे हमने विभागीय उपक्रम पढ़े थे या सार्वजनिक निगम पढ़े थे वहां पे 100% जो स्वामित्व वो किसका होता है, सरकार का। जबकि सरकारी कंपनी में अधिकांश सरकारी होता है, मानी 51% कम से कम जो पूंजी है वो सरकार के द्वारा लगाई जाती है। जबकि अगर हम निजी उपक्रमों की तरफ चले तो वहां पे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। पूरा का पूरा जो पैसा वो कौन लगाता है, निजी क्षेत्र लगाता है। तो निजी क्षेत्र ही उसका ओनर मानी जाती है, स्वामी मानी जाती है। अगर हम और इसमें भी अगर हम देखें, अगर एकाकी व्यवसाय की बात करें तो एक ही व्यक्ति पैसा लगाता है। साझेदारी फर्म की बात करें तो जो 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति पैसा लगाते हैं। अगर हमें और ज्यादा पैसे की आवश्यकता है तो हम कंपनी की तरफ जाते हैं, निजी कंपनी, हाँ सार्वजनिक कंपनी की हम बातें करते हैं। निजी कंपनी में जो है हमारे कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 सदस्य हो सकते हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी में कोई भी पैसा लगा सकता है और उसमें जो है हमारे अनलिमिटेड हमारे मेंबर्स। नेक्स्ट हमारा संगठनों का स्वरूप, ये आपने पढ़े ही थे। आपने जो सार्वजनिक क्षेत्र में पढ़े थे विभागीय उपक्रम, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, सार्वजनिक निगम और हमारे जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं और सरकारी कंपनियां। पिछली जो क्लास है उसमें हमने इसके एग्जांपल के बारे में भी डिस्कस था। जबकि अगर हम निजी उपक्रम की बात करें तो हम पिछली जो यूनिट हमारी थी उसमें पढ़ के हमारे थे एकल स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप, साझेदारी, पार्टनरशिप, कंपनी। तो ये हमारे जो है उपक्रम हमारे स्वरूप जो है वो निजी क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट हमारा वित्तीय संसाधन। हम सभी जानते हैं कि कार्य करने के लिए हमें विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है और उन संसाधनों में जो सबसे मुख्य माना जाता है वो क्या है,
वित्त माना जाता है, क्योंकि वित्त से हम बाकी सभी जो संसाधन है उनको भी हमें अरेंज कर सकते हैं। तो वो वित्त कहां से आता है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर हम सार्वजनिक उपक्रम की बात करें तो संपूर्ण या अधिकांश सरकारी, या तो पूरा का पूरा पैसा 100% पैसा सरकार देती है अपने बजट से, या फिर जो है अधिकांश माने 51% या उससे ज्यादा पैसा सरकार देती है। जबकि अगर हम निजी उपक्रमों की बात करें तो निजी विनियोगकर्ता पैसा लगाते हैं। एकाकी व्यवसाय की बात करें तो एक व्यक्ति पैसा लगाता है, साझेदारी में 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति पैसा लगाते हैं, कंपनी में जो है लोग भी पैसा लगा सकते हैं, पब्लिक पैसा लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम सफलता की कसौटी की बात करें, माने जब हम ये देखना चाहें बच्चों कि कोई भी उपक्रम, कोई भी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, उसको सक्सेस कितनी मिली है, वो सफल हुआ है कि नहीं हुआ है अपने उद्देश्य पे, तो हम उसकी कसौटी किसको मानेंगे। अगर हम सार्वजनिक उपक्रम की बात करें तो लागत में कमी, उत्पादन में वृद्धि, श्रेष्ठ किस्म। माने अगर कोई संगठन वो कम लागत में अगर सामान बना रहा है, बेच रहा है, अगर वो उत्पादन उसने बढ़ा लिया है, क्वांटिटी इंक्रीज कर दी है, या अच्छी किस्म का सामान बना के बेच रहा है, तो माना जाएगा कि वो संगठन अच्छा कार्य कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे मेन जो मोटिव है वो क्या होता है, पब्लिक, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि जो हमारा मेन मोटिव है वो यहाँ सेवाएं देना है और यहाँ लाभ कमाना। तो सेवाएं हम कैसी दे रहे हैं, सेवाओं की गुणवत्ता कितनी अच्छी है, माने क्वालिटी कैसी है, कितनी सेवाएं दे रहे हैं, और लागत कितनी लागत पे दे रहे हैं, कम लागत पे दे रहे नहीं दे रहे हैं, इससे पता चलेगा कि सार्वजनिक उपक्रम हमारे सफल हुए कि नहीं हुए। जबकि निजी उपक्रमों में उद्देश्य क्या था, लाभ कमाना, तो वो उद्देश्य हमने पूरा अगर कर लिया है तो हम सफल है, नहीं किया है तो असफल है। तो अधिक लाभ एवं विकास के, यहाँ पे हमने किया लाभ की मात्रा, माने लाभ जिस संगठन को ज्यादा लाभ हो रहे हैं तो उसको हम सफल कहेंगे, कम लाभ या फिर हानि हो रही तो उसको हमें असफल कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है व्यक्तिगत जोखिम, माने जोखिम किसका होता है। यहाँ पे अगर हम सार्वजनिक जोखिम हम पहले ही जानते हैं, पढ़ चुके हैं, आप पढ़ के आए हैं कि जोखिम क्या है, वो हमारा कम लाभ या फिर हानि होने की संभावना हमारा जोखिम है। तो सार्वजनिक उपक्रमों की बात करें तो किसी एक व्यक्ति की हानि नहीं होती, एक व्यक्ति का जोखिम नहीं होता, वो सरकार की हानि होती है, सरकार का जोखिम होता है। जो कोई वहां पे काम करते हैं, जो ऑपरेट करते हैं बिजनेस को, उनको उससे कोई संगठन की हानि से उनका अपना कोई नुकसान व्यक्तिगत नहीं होता है। और यही वजह है कि वो जो है क्या हो जाते हैं, इरेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और वो अपना कार्य अच्छी तरह से सही ढंग से नहीं करते हैं और कई सारी महत्वपूर्ण बातों की वो अनदेखी कर देते हैं। और इसी अनदेखी की वजह से, जो कि सरकारी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में लोग जो है वो अपना जोखिम नहीं मानते, उनको पता है कि जो है हमारा कोई लॉस नहीं है, हमारा रिस्क नहीं है, तो वो जो है लापरवाह के कार्य करते हैं, अपना मान के कार्य नहीं करते। और इसी वजह से सार्वजनिक जो हमारे क्षेत्र के उपक्रम है वो अच्छी तरह से हमारे ऑपरेट नहीं हो पाते हैं। जबकि अगर हम बात करें, मैंने लिखा है कि इसमें व्यक्तिगत जोखिम नहीं होता, इसलिए अनेक बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, निजी क्षेत्र की बात करें, तो उसमें या तो एक लोगों का ग्रुप या फिर एक व्यक्ति जो है वो बिजनेस चलाता है और उसी का वो सीधा व्यक्तिगत जोखिम होता है। माने अगर कोई भी लॉस होता है तो वो उन्हीं से रिलेटेड होता है। और जब लॉस अपना होता है, जोखिम अपना होता है, तो हम भरसक प्रयास करते हैं कि उस जोखिम को कम किया जा सके, उस हानि को कम किया जा सके, लाभों को बढ़ाया जा सके। और यही उन्हें बहुत ज्यादा उत्तरदायी बना देती है और संचालन में पूर्ण रुचि जो है वो लेने लग जाते हैं। और इसी वजह से निजी क्षेत्र के जो उपक्रम है वो दिन दुनी रात चुगनी उनकी करने लग जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्वायत्तता या फिर स्वतंत्रता, माने हम डिसीजन खुद ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, जल्दी डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। जब हमने सार्वजनिक उपक्रम की बात करी तो आपको बताया गया था कि अगर हम बात करें विभागीय उपक्रमों की, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की, तो वहां पे तो 0% हमारी फ्रीडम होती है, ऑटोनॉमी होती है। सारे के सारे जो निर्णय हैं वो मंत्रालय से पूछ के लेने पड़ते हैं, क्योंकि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है संसद में। तो इस वजह से यहाँ पे कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसी वजह से निर्णय जो है वो देरी से लिए जाते हैं और जोखिमपूर्ण निर्णय नहीं लिए जाते और लाभ नहीं होता है। इसी प्रकार से हमने जो है स्टैट्यूटरी जो कॉर्पोरेशंस हमारे हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा था कि वहां पे जो स्वतंत्रता है वो बिल्कुल दिखावे की नाम मात्र की होती है। वैसे तो हमने वहां पे पढ़ा था कि जो हमारे संचालक है सरकार चुनती है, लेकिन
वो भी जो है विभिन्न मंत्रालयों से, विभागों से आते हैं और उनके द्वारा भी सरकार अपनी ही जो नीतियां उनको लागू करती है, तो उन्हें भी स्वतंत्रता नहीं है। सार्वजनिक कंपनियों को थोड़ी सी स्वतंत्रता होती है, क्योंकि हमारे जो है 51% से कम जो है कुछ पैसा वहां पे निजी क्षेत्र का भी लगा होता है, तो निजी क्षेत्र के भी सदस्य वहां पे संचालक हो सकते हैं। लेकिन ये भी कहने की ही बात है, क्योंकि ज्यादातर पैसा सरकार का है, इसलिए पूरा कंट्रोल उसके ऊपर सरकार का ही रहता है। जबकि अगर हम बात करें निजी उपक्रमों की, तो यहां पे जो है कम जो स्वतंत्रता हमारी है वो ज्यादा होती है, माने वो सारे के सारे निर्णय खुद ले सकते हैं, इसलिए निर्णय अच्छे लिए जाते हैं, निर्णय जल्दी। नेक्स्ट अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें कि भी ये जो है किस क्षेत्र में वो काम करना ज्यादा पसंद करते हैं या उनकी स्थापना की जाती है। अगर हम सार्वजनिक उपक्रमों की बात करें तो वो वहां स्थापित किए जाते हैं जो सार्वजनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। हमने पब्लिक वेलफेयर की जो सर्विसेज हैं, पब्लिक वेलफेयर का जो एरिया है, वहां पे अगर निजी क्षेत्र पैसा नहीं लगाता है तो सरकार को पैसा लगाना ही पड़ेगा। तो वहां सरकार पैसा लगाती है। अधिक जोखिम, एक तो सार्वजनिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, लोगों को फायदा मिलने वाला है, देश को फायदा मिलने वाला है, लेकिन जोखिम क्या है वहां पे ज्यादा है और ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। तो निजी क्षेत्र कभी भी ऐसी जगह पैसा नहीं लगाना चाहेगा। निजी क्षेत्र ऐसी जगह पैसा लगाएगा जहां पे जो है लाभ और विकास के अवसर ज्यादा हों। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो पब्लिक वेलफेयर के काम है या नहीं है, तो वहां पे सरकार पैसा लगाती है। दूसरी तरफ निजी उपक्रम जो है वो किस कार्य क्षेत्र में काम करना पसंद करते हैं, जहां पे अधिक लाभ और विकास के अवसर हों। जहां पे लाभ और विकास के अवसर कम होंगे या नहीं होंगे, वहां पे सार्वजनिक उपक्रम जो है निवेश नहीं करेंगे पैसे का। नेक्स्ट हमारा राजनीतिक हस्तक्षेप, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जब हम सार्वजनिक उपक्रमों की बात करते हैं तो हमने पढ़ा कि चूंकि वहां पे पैसा सरकार ही लगाती है और सरकार को जो है विभिन्न जो दल चलाते हैं, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहेगा, तो यहाँ पे ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप है। और उस वजह से एफिशिएंट डिसीजन लेने की बजाय, अच्छे निर्णय लेने की बजाय ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिससे किसी एक पर्टिकुलर जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उसका हित जो है वो सधे, उसको बेनिफिट और उसका इंटरेस्ट हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हमारा सही से चले या ना चले। ये यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। जबकि निजी उपक्रमों में या तो होता ही नहीं है या फिर कम हस्तक्षेप होता है और वो ऐसे निर्णय लेते हैं जो संगठन के लिए फायदेमंद होते हैं। और लास्ट हमारा है प्रबंध, माने प्रबंध कौन करता है, डिसीजन कौन लेता है, डिसीजन मेकिंग कौन करता है, ऑपरेट कौन करता है। अगर हम सार्वजनिक उपक्रम की बात करें तो सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारी करते हैं और वो भी सरकारी निर्देशानुसार करते हैं। मैंने बताया कि विभागीय उपक्रम में तो जो मंत्रालय है, जैसे रेलवे हमारा है तो रेलवे जो मिनिस्ट्री है वो उसको चलाती है, तो रेलवे मिनिस्टर जो है वो जो उसको ऑपरेट करता है। जो इसके सीईओ है वो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, आईएएस है, वो अपॉइंट किए जाते हैं और वो सारे के सारा जो काम है वो सरकार के निर्देशानुसार ही करते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे जो सार्वजनिक निगम हमारे हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं, उनमें भी सरकार द्वारा मनोनीत संचालक ही बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। सरकारी कंपनी में भी चूंकि 51% या उससे ज्यादा पैसा सरकार लगाती है, इसलिए जो मोस्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो हमारे गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे भी सरकारी निर्देशानुसार ही कार्य प्रबंध होता है। जबकि अगर निजी उपक्रम की बात करें तो वहां पे जैसे एकाकी व्यवसाय है तो एक ही व्यक्ति स्वामी है, साझेदारी है तो कुछ ज्यादा व्यक्ति स्वामी होंगे, कंपनी है तो उसमें बहुत सारे सदस्य हो जाते हैं। उनमें से फिर चूंकि सारे सदस्य हर रोज बिजनेस के काम को नहीं देख सकते, कंपनी के काम को, तो उनमें से हम जो है चुनाव करवा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुन लेते हैं और वो उसको क्रिएट। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक, इसको आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे बच्चों, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसके नोट्स से बनाएंगे।